इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपनी पेंशन स्कीम 60 साल के ऊपर तक बढ़ानी चाहिए या नहीं। फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू टू अकोमुलेट वेल्थ। एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम के लिए पैसे जोड़ने के लिए हेल्प करती है। ये मार्केट से जुड़े रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके निवेशों का मूल्य बढ़ जाएगा और जब बाजार नीचे आएगा तो आपकी अमाउंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एनपीएस को 60 साल के बाद भी कंटिन्यू यानी जारी रखने से आपको कई फैक्टर के चलते अपने बुढ़ापे में मदद मिलेगी, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में रिटायरमेंट फंड होना। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको अपने डेली खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर आपने अपना एनपीएस 60 साल के बाद भी जारी रखना होगा तो आपको पैसों के मामलों में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ना ही किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको पैसों के मामले में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन वो रेट है जिस पर सामान और सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं टाइम के साथ। इन्फ्लेशन आपके पैसों की परचेजिंग पावर को कम कर सकती है, इसीलिए एनपीएस इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी हेल्प कर सकता है 60 साल के बाद। थर्ड है टू गेट योर फाइनेंस गोल्स। यदि आपके पास रिटायरमेंट के बाद कोई स्पेशल फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल करना या अपने नाती पोते की एजुकेशन के लिए पे ऑफ करना, तो एनपीएस को 60 के बाद भी जारी रखने से आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। 60 साल के बाद भी इसको कंटिन्यू रखने का एक फायदा और ये भी है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। आप अपने एनपीएस योगदान पर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं और टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्ट 80 सीसीडी 1B के तहत एक्सेसिव 50,000 रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं, यानी 50,000 रुपए तक भी बचा सकते हैं। यदि आप एनपीएस को 60 साल के बाद भी जारी रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पहला है अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क टॉलरेंस। एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ उतार चढ़ाव करेगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ उतार चढ़ाव करेगी, यदि आप रिस्क के प्रति सेंसिटिव हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स पर अलॉट कर सकते हैं। दूसरा है आपकी रिटायरमेंट की ड्यूरेशन। यदि आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रिस्क वाले स्टॉक्स में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम हॉरिजॉन लंबा है। हालांकि यदि आप बाद में रिटायर हो रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम रिस्क वाले स्टॉक्स में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम हॉरिजॉन कम है। नेक्स्ट है आपके फाइनेंशियल गोल्स। अपने निवेशों को अलॉट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचें कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके गोल्स को पूरा करने में मदद ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएफआरडीए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। पीएफआरडीए ने कुछ नियम इन्फोर्स किए हैं जो एनपीएस कस्टमर्स को 60 साल से ज्यादा एज के बाद भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने की परमिशन देते हैं। कस्टमर्स अब 75 साल तक की एज तक एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए खास तौर से बेनिफिशियल हैं जो अपने रिटायरमेंट के पैसों की सेविंग्स करना चाहते हैं या जो अपने कामकाजी जीवन को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। एनपीएस कस्टमर अब 60 साल के बाद भी अपना एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज पार्टिसिपेशन 75 इयर्स तक बढ़ा दिया गया है। कस्टमर्स अब अपने योगदान के लिए वॉलंटरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कस्टमर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी बदल सकते हैं। पीएफआरडीए के इन गाइडलाइंस से एनपीएस कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला है बड़ा रिटायरमेंट फंड। ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने से कस्टमर्स अपना रिटायरमेंट फंड बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा रिटायरमेंट फंड कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उन्हें अपने रिटायरमेंट के टाइम में आरामदायक जीवन जीने में हेल्प करता है। एनपीएस आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। यदि आप अपने रिटायरमेंट में मिले पैसों को सेव करना चाहते हो तो पीएफआरडीए के इन गाइडलाइन से अब आप ऐसा कर सकते हो। अब आप अपने रिटायरमेंट के गोल्स को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा टाइम तक निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एन्युटी रेट्स।
बढ़ते हुए एनुअल रेट्स, हाल ही में एनुअल रेट्स बढ़े हैं जिससे एनपीएस कस्टमर के लिए एन्युटी खरीदना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। ऐसा होना ये कई फैक्टर्स के कारण हो रहा है, जैसे कि बढ़ती ब्याज दरें और एक बढ़ती हुई बुजुर्गों की आबादी। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एन्युटी प्रोवाइडर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलता है, जिससे वो एन्युटी बायर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा अट्रैक्टिव रेट्स दे सके। इसका नेक्स्ट कारण है राइजिंग द पॉपुलेशन, बढ़ती बुजुर्ग आबादी। भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एन्युटी खरीद रहे हैं। इससे एन्युटी प्रोवाइडर्स के बीच कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसके कारण एन्युटी रेट्स भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई एन्युटी रेट से एनपीएस कस्टमर्स को कई बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे कि हायर एन्युटी पेमेंट्स। बढ़ी हुई एन्युटी रेट्स का मतलब है कि एनपीएस कस्टमर्स अपनी एन्युटी से ज्यादा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट उनको ये मिला है कि बेटर रिटायरमेंट इनकम। ज्यादा एन्युटी पेमेंट्स के साथ कस्टमर्स रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर इनकम को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ एनपीएस। एनपीएस उन लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है जो टैक्स इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट सेविंग सॉल्यूशंस चाहते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। एनपीएस की पॉपुलैरिटी के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में पार्टिसिपेशन पर इनकम टैक्स डिडक्शन की परमिशन है। वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एनपीएस कस्टमर्स के पास चूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एक वाइड रेंज है, जिसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और ऑल्टरनेटिव एसेट्स शामिल है। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स, निवेश करने में लचीलापन। कस्टमर्स इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर फ्लो इन रिटायरमेंट इनकम। कस्टमर्स रिटायरमेंट के बाद अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट से एक रेगुलर फ्लो प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस वेरियस टाइप्स के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। एनपीएस सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर उनकी सैलरी से सीधे एनपीएस अकाउंट में योगदान यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और हाउसवाइफ्स भी एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त कर सकती हैं। कंसिडरेशन फॉर टैक्स एक्सटेंडिंग एनपीएस बियॉन्ड 60। अगर आप एनपीएस को 60 साल के बाद भी जारी रखने की सोच रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से पहला है फाइनेंशियल नीड। रिटायरमेंट होने के बाद आपकी फाइनेंशियल नीड्स या जरूरतें क्या हैं, उस हिसाब से जरूरतों को इवैल्यूएट कीजिए और ये इंश्योर करेंगी आपका प्रेजेंट एनपीएस अमाउंट आने वाले टाइम में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है भी या नहीं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवैल्यूएट करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम के दौरान कितना खर्च करना होगा और आपको अपने एनपीएस की इन्वेस्टमेंट को वेल एडजस्ट करने या बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस या जरूरतों को इवैल्यूएट करते टाइम, मतलब उनका मूल्यांकन करते टाइम, आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा, जिसमें से पहला है आपके अभी के मतलब प्रेजेंट एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट के टाइम आपको अपने एक्सपेंसेस को स्पेकुलेट करना होगा, जिसमें खाने का खर्च, अकोमोडेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस भी शामिल होंगे। रिटायरमेंट के टाइम आपको इन्फ्लेशन के रेट्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है भी या नहीं। आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को इन्फ्लेशन रेट से आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। रिटायरमेंट के बाद आपके पास क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं? क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो, या एक नई कार खरीदना चाहते हो, या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हो? अपनी प्रेजेंट एनपीएस अमाउंट को इवैल्यूएट करें। एनपीएस अमाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट या फिर बैलेंस स्लिप, इन सब का ध्यान रखें। एनपीएस अकाउंट के लिए उन इंटरेस्ट रेट्स को इवैल्यूएट करें जो उस अकाउंट के लिए लागू की गई हैं, और इंश्योर करें कि वे आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। अपने ऑप्शंस के बारे में बार बार सोचें और एक डिसीजन बनाएं कि वो सही है। यदि आपकी प्रेजेंट एनपीएस अमाउंट आपके रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बंद कर सकते हैं या अपने योगदान को
मतलब पार्टिसिपेशन को कम कर सकते हैं। और यदि आपकी अमाउंट आपके रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने या अदर ऑप्शंस जैसे कि पेंशन योजनाओं पर भी विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। रिटायरमेंट के करीब आने पर आप अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन पर विचार कर सकते हैं और रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को एक ज्यादा कंजर्वेटिव एसेट एलोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस ये दर्शाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रिस्क लेने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है तो आप हाई वॉलेटिलिटी वाले एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, जो ज्यादा सेफ साइड में खेलना चाहते हैं, वो लोग कम रिस्क वाले एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आते हैं बॉन्ड और कैश में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन। इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन ये डिसाइड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का गोल कब तक प्राप्त किया जाना चाहिए। एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन आपको हाई रिस्क वाली परिसंपत्तियों यानी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की आजादी देता है, क्योंकि उस टाइम आपके पास अपने नुकसान को कम करने के लिए काफी टाइम होता है। एक छोटा टाइम हॉरिजॉन कम रिस्क वाले एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बताता है, क्योंकि आपके पास नुकसान को कम करने के लिए उस टाइम कम होता है। रिटायरमेंट के करीब होने पर आपका रिस्क टॉलरेंस कम हो सकता है, क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट के दिनों के टाइम में अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के रिटर्न पर भरोसा कर रहे होंगे। आपको अपने जोखिम प्रतिहिंसात्मक पक्ष को स्वीकार करना और अपने निवेश को कम करने के लिए एक ज्यादा कंजर्वेटिव एसेट क्लास में अपनी अमाउंट को अलॉट करना चाहिए। एक कंजर्वेटिव एसेट क्लास में बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कम रिस्की एसेट क्लास में बॉन्ड और कैश शामिल है। कंजर्वेटिव एसेट क्लास में अलॉटमेंट से आपको अपने रिटायरमेंट के दौरान अपने पैसे की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। ये इंश्योर करेगा कि आपको अपने खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है, जो कि आपके रिटायरमेंट के दिनों को इजी और कंफर्टेबल बना सके, और बनाएगा भी। यदि आप ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको हाई रिस्क वाले या कम रिस्क वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको बेटर रिटायरमेंट फंड के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स और पब्लिक अंडरटेकिंग के शेयरों के अलावा अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट स्टेप बन जाता है। कुछ फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड शामिल है। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और आपके टाइम हॉरिजॉन पर डिपेंड करेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, सेफ और कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। वे एक डेफिनेट मार्केट रेट की पेशकश करते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर एक डेफिनेट निश्चित रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। एफडी के कम रिस्की होने के कारण वे उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो हाई रिटर्न की उम्मीद किए बिना अपने पैसों को सेफ रूप से रखने की इच्छा रखते हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप द्वारा इकट्ठे अमाउंट का अरेंजमेंट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड है। ये वेरियस टाइप्स के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है, जिसमें जमीन, अपार्टमेंट और घरों में इन्वेस्ट करना शामिल है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देते हैं, लेकिन इसमें भी ज्यादा रिस्क शामिल है। रियल एस्टेट की कीमतें बाजार में अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करती हैं। आपको इसमें प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और केयर से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना होता है, और इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और उसकी देखरेख से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना होता है बस। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अपनी कीमत में स्थिरता के लिए जाना जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे की सुरक्षा होती है और ये इन्फ्लेशन से भी आपके पैसों को सेव करके रखता है। हालांकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कम रिटर्न प्राप्त होता है। अब है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करते टाइम आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। जिस रिटर्न की आप उम्मीद करते हैं वो आपको मिलने ही चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को कैश में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी
होनी चाहिए, आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन ये आपका श्योर होना चाहिए कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे।